लड़कियां तो पहाड़ बन गई थी, मुझे तो बस हॉस्टल की याद ने पागल कर दिया था। वो अंबर कहाँ है? वो देखो सामने आ रही है। अंबर मेरी जान, मेरा दिल। सासू क्या हाल है तेरा? कब आई? अभी भी आएंगी 10 मिनट हुए। और तू? ये कोई 3-4 घंटे हो गए। मैडम का सामान कहाँ है? आंखें तो तेरी इतनी बड़ी बड़ी हैं, वो रखा हुआ है। जी जी जी, तुम नौकर से के कमरे में भिजवाओ ना। अरे वो तो भिजवा दूंगी, मेरी बात तो सुन चंदा। बस बाकी बातें कमरे में। आइए। तूने 2 महीने की छुट्टियों में मुझे हर रोज से याद नहीं किया होगा। मैं तो हर वक्त तेरे नाम की माला जपती रहती। तुझे यकीन क्यों नहीं है? यकीन कैसे आए? तू अपनी मोहब्बत का इजहार बेचैनी से क्यों नहीं करती? तू तो जान, ये तो मेरी पुरानी आदत है, बड़ी बोर आदत है। मुझे देख, मैं तो हर वक्त अमजद से भी तेरी ही बातें करती रहती। जी, ये अमजद साहब कौन है? मेरे ताया का लड़का और मेरा मंगेतर भी। तू सुना, तेरी कहीं मंगनी हुई कि नहीं? मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं देती। बता तो सही, चुप चुप क्यों? अब्बा जान की हालत बहुत खराब है। मेरा तो कॉलेज जाने को जी नहीं जा रहा था। अम्मी जान ने इकरार किया तो आ गई। अब्बा जान की हालत खराब है। अभी आई। जाने इस कमबख्त बीमारी से कब छुटकारा मिलेगा। मेरे इलाज पर रजिया तुम खामखाई पैसा और वक्त जाया कर रही हो। कैसी बातें कर रही हैं आप? दुख तो इस बात का है कि मैं अपनी जिंदगी में ना तो अंबर की तालीम मुकम्मल कर सका, ना ही उसकी शादी। आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, मुझे तो अपनी बेटी भर की फिक्र है। क्या कर रही हो अंबर? अब्बू को खत लिख रही हूँ। अल्लाह करे उनकी तबीयत ठीक हो। तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो। न जाने दिल में अजीब अजीब बहन क्यों आ रही हैं। डॉक्टर साहब आ गए हैं सरकार। सरकार, ये अकेला छोड़कर कहाँ चले गए हैं आप? मैं अंबर को क्या जवाब दूंगी सरदार? मैं क्या करूंगी? मैं अकेली कैसे जी सकूंगी सरदार? रोने से क्या होगा अंबर? ये दुख तुम्हें और अम्मी जान को बड़े हौसले के साथ बर्दाश्त करना पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और जद्दोजहद करने के लिए जरूरी है कि तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो। मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगी। कॉलेज नहीं जाओगी तो और क्या करोगी? मुलाजमत करूंगी ताकि घर की जिम्मेदारियां तो संभाल सकूं। अब्बा जान की बीमारी के दौरान तो कंपनी की तरफ से आधी तनख्वाह मिलती थी, अब तो वो भी नहीं मिलेगी। तुम्हारा जज्बा काबिल कदर है अंबर, लेकिन तुम ये क्यों भूलती हो कि बीए करने के बाद ही तुम्हें कोई माकूल मुलाजमत मिल सकेगी। और अगर अच्छी नौकरी करने जाओगी तो बहुत मामूली मुलाजमत मिलेगी, लेकिन पढ़ाई का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा और 2 महीने की फीस तो तुम दे ही चुकी हो। अब अगर तुम कॉलेज नहीं जाओगी तो वो रकम वापस तो नहीं मिलेगी। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि लाहौर वापस चलो, वहाँ 2 माह के दौरान कहीं पार्ट टाइम मुलाजमत तलाश कर लेना, और वो मुलाजमत यकीनन ऐसी होगी कि तुम अपनी तालीम भी जारी रख सको और घर के अखराजात भी बर्दाश्त कर सको। नाजो ठीक ही कहती है अमर बेटी, तुम अपनी तालीम जरूर मुकम्मल कर लो। तुम्हारे अब्बा जान को कितना शौक था कि तुम बीए कर लो, कम से कम उनकी रूह को तस्लीम तो हो जाएगी। क्या हुआ तुझे? पागल हो गई है? हाँ पागल हो गई। मालूम होता है इस शहर में कोई वैकेंसी नहीं है, किसी को ट्यूशन की जरूरत नहीं है। ओहो, घबराती क्यों है? अब ये कोई जरूरी तो नहीं कि आज तो अखबार देख रही है तो कल तुझे मुलाजमत मिल जाए। हिम्मत से काम ले मेरे बच्चे। अच्छा अम्मा जान। मिल गई, मिल गई।
गई अंबर, बड़ी जबरदस्त पसंद की। तनख्वाह है 300 रुपए माहवार, पार्ट टाइम मुलाजमत है, पार्ट टाइम। मैंने अखबार में उस पाने के लिए इश्तहार दे दिया है मियाँ। अब तुम्हें ये शिकायत नहीं हो सकती कि मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बाहर की दावतों में नहीं जा सकती। मेरी 8वीं तंदुरुस्त बीवी, तू ये बात क्यों भूल गई कि तेरी मेरी लव मैरिज यानी कि आंख मटक्के से शादी हुई, जैसी कि लैला मजनू की हुई। क्या कहा? तुम मजनू हो? अरे वो बड़ा नेक आदमी था, अपनी लैला के पीछे दीवाना हो गया, मर गया, लेकिन तुम तो हर साल बीवी बदलते रहते हो। मजनू तो पागल का बच्चा था। काश मजनू को भी आजकल की हवा लगी होती तो वो भी हर साल एक गाड़ी और एक लैला बदलता। बेगम, तू नहीं जानती कि मैं जरा फैशनेबल टाइप आदमी हूँ। जानना मैं जाए तुम्हारा ये फैशन। क्या फुटबॉल की तरह उछल रही हो बेगम? तुमने मुझे निकालने के लिए अगर फैशन का सहारा लिया तो मैं तुम्हारे घर को आग लगा दूंगी। मैं ऐसा जुल्म न करना माचस की बच्ची, आजकल तो फायर ब्रिगेड भी बहुत लेट आते हैं। मगर तुम क्यों फिक्र करती हो मेरी गोभी के फूल? मैंने तो पिछली बीवियों को तलाकें इसलिए दी थी कि वो मुझ जैसे फैशनेबल आदमी के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी। हाँ जी, मगर तुम तो उस तानी बाकायदा रख के बिल्कुल कील कांटों से लेस होकर मेरे साथ चिपक जाना चाहती हो। उस ताने तो रख रही हूँ मियाँ, लेकिन मैंने उस ताने के लिए एक बहुत बड़ी शर्त रखी है। क्या? कि वो शादीशुदा हो और उसके पास शादी का सबूत हो। लेकिन ये शर्त तो बहुत मुश्किल है। अब भला शादीशुदा होना और फिर उसका सबूत भी? नहीं नहीं, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ये नौकरी बहुत अच्छी है, इसलिए तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। अव्वल तो पार्ट टाइम मुलाजमत है और फिर तनख्वाह 300 रुपए माहवार, और फिर एक समझदार औरत को चलना फिरना, रहना सहना और कपड़ा पहनाना सिखाना कौन सा मुश्किल काम है? वो तो ठीक है, हाँ, लेकिन शादीशुदा वाली बात का क्या होगा? शादीशुदा और सबूत, सबूत और शादीशुदा, ठीक हो गया? हाँ, क्या मतलब ये कि तुम जरा जल्दी से तैयार हो जाओ। मेरे एक मामूजाद भाई सज्जाद जा रहे थे, उनके पास चलते हैं। ना तो उनके पास जाकर क्या होगा, वो बाकी मैंने खुद ही सोच लिया। तुम जरा जल्दी से तैयार हो जाओ, वो दुकान बंद करके चले जाते हैं, मैं भी तैयार हो जाऊँ, ठीक है? अच्छा चलो। सज्जाद भाई, ये मेरी सहेली अंबर है। अस्सलाम वालेकुम। इन्हें एक बहुत बड़ी मुश्किल दरपेश है, जिसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? बात दरअसल ये सज्जाद भाई कि आप तो बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं और मेरी सहेली को इस जगह मुलाजमत हासिल करने के लिए ये जाहिर करना है कि ये शादीशुदा है। आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि किसी भी लड़की के साथ इनकी एक तस्वीर बना दीजिए, ताकि। लेकिन ये सब बहुत नेक इरादे से किया जा रहा है सज्जाद भाई, यहाँ पर कोई हर्ष नहीं आएगा। तुम कहती हो तो ठीक है, इस एल्बम में से देख लो किसके साथ उतारी जाए तुम्हारी सहेली की तस्वीर। तो भाई बिस्मिल्लाह करो, पसंद कर लो अपना दूल्हा। इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, वैसे गंजा और नाक भी बड़ी मोटी, ये ना सही। इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं नहीं, ये तो पहले ही 3 बीवियों का शौहर लगता है। अल्लाह, कितना स्मार्ट लड़का है। इसके बारे में क्या ख्याल है? माँ तो ऐसे रही है जैसे सचमुच का पैगाम आ गया तेरे लिए। बोल तो सही, कैसा लगा तुझे ये दूल्हा? बातें बहुत बनाती है तू मोटी। बस ये ठीक है सज्जाद भाई, ये दूल्हा मेरी सहेली को पसंद है। आप इन दोनों की ऐसी तस्वीर बना दीजिए कि दोनों मियाँ बीवी नजर आए, बिल्कुल पक्की। ऐसे ही होगा जी। चलिए आपकी तस्वीर उतारें। सज्जाद भाई, कल शाम की तस्वीर मिल जाए, इसकी बहुत जरूरत है कल शाम को। काम तो तुमने समझ लिया है और तालीम भी तुम्हारी ठीक है, लेकिन वो ये बिल्कुल फिक्र न कीजिए, मैं शादीशुदा हूँ और शादी का सबूत अपने साथ लेकर आई हूँ। बेगम, बेगम बिस्नाओ फसादा। बहुत जालिम और हसीन किस्म की उस्तानी है, कमबख्त खूबसूरत भी, जवान भी है। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारी खैरियत पूछी। घबराइए नहीं उस्तानी साहिबा, मैं आशिक हूँ। अजीब, बचपन में मेरे माँ बाप ने मेरा नाम आशिक ही रख दिया था और उसी नाम की लाज रखते हुए शादियाँ करते रहे हो।
करो। बीवियां मुझे तलाक दे देकर यक के बाद दीगरे जाती रही हैं। मैं सोचता हूं साहिबा इंसाफ से बताइए मुझ में क्या कमी है। खूबसूरत हूँ, नौजवान हूँ, दौलतमंद हूँ, बताइए मुझ में क्या कमी है। मैंने कहा मियाँ ये शादीशुदा है और अपने साथ शादी का सबूत लेकर आइए। क्या सबूत? ये देखिए। क्या हुआ? देखो बेगम, तुम भी देख लो। मेरा ख्याल है कि ये शादी लव मैरिज जी हाँ। और ये भी हो सकता है कि ये शादी चोरी छुपी की हो। और ये भी तस्वर किया जाता है कि तुम्हारे मियाँ ने इस शादी को राज में रखा। राज में नहीं मियाँ, मेरे ख्याल में। तुम चुप रहो जी, आशिक हालात की तह तक पहुंच चुका है। जी हाँ, और तुम दोनों मियाँ बीवी में किसी बात पर झगड़ा है और झगड़ा भी बहुत तगड़ा है, तभी तो आप नौकरी की तलाश में। बिल्कुल बिल्कुल। तुम रहती कहाँ हो? मैं वो यकीनन तुम अपने खावन के घर नहीं रहती, तभी तो आपको ये सब कुछ हो। जी, ये सब कुछ मैं इसलिए कर रही हूँ कि उनसे मुलाजमत के बारे में लड़ाई है। वो चाहते हैं कि मैं नौकरी ना करूँ और मैं। बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा सोचा है और मुझे आप जैसी उस्तानी की सख्त जरूरत है। आप कल नौकरी पर आ जाइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मेहरबानी की क्या बात है। बेगम, इनको 1 महीने की तनख्वाह पेश कीजिए। ये लो फीस पेशगी 300 रुपये। शुक्रिया। आप दोनों तो सचमुच नेकी के फरिश्ते। आप कल 4 बजे आ जाइएगा। जी जरूर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। कुछ देखा बेगम? मैं अभी जाहिद को टेलीफोन करता हूँ। बिल्कुल करना चाहिए। शादी उसने कब की, कैसे की और हमसे क्यों छुपाई? हेलो जी, मैं जमाल बोल रहा हूँ। अजीबो नाम के जाहिद कहाँ है? वो तो किसी काम से बाहर गए आशिक मियाँ। कैसे काम से? उनका खुफिया काम तो हमारे घर पहुंच गया है। जी, खुफिया काम? हाँ हाँ, खुफिया काम, मगर तुम क्या समझोगे बाबा। अच्छा देखो सुनो, जैसे ही वो जाहिद खाना खराब आए उसे फौरन मेरे घर भेज दीजिएगा, हैं? समझे? और बाकी काम मैं खुद संभाल लूंगा। बड़े चालाक बनते हैं जाहिद। बड़ी चालाकी से मैंने उनकी हर बात का जवाब जरा गोल मोल तरीके से दिया। चलो अच्छा हुआ, तुम्हें नौकरी तो मिल गई। हाँ नौकरी तो मिल गई, पर रोज का जाना ये कौन सा मुश्किल काम है? 4 से 5 बजे तक तुम ट्यूशन देना और हॉस्टल से 1 घंटे के लिए चले जाना कोई मुश्किल काम नहीं। नाजो किसी मुसीबत में न फंस जाए। अंबर किस मुसीबत में फंस जाएंगे? न जाने मेरा दिल क्यों डर रहा है। अब तो फीस एडवांस भी ले चुकी हो बीबी। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो, अल्लाह बरकत देगा। हाँ बीबी, अल्लाह ही बचाएगा। हाँ माफ कीजिए, आपको कुछ डाइटिंग भी करनी पड़ेगी। हाँ तो मैं कह रही थी कि औरत की चलने फिरने उठने बैठने में एक डिग्निटी होनी चाहिए। तो मेरा मतलब है वकार। वकार आता कैसे है बीबी, ये भी तो समझाओ ना। घबराना मत, मैं तुम्हारा भेजा काफी खाऊं। जी जी हाँ, सबक वही याद रखूंगी जो आप खुद करके बताएंगे। अच्छा तो देखिए, फर्ज कीजिए आप अपने मियाँ के साथ किसी पार्टी में दाखिल हुई। आपके मियाँ ने निहायत मोहब्बत से आपका हाथ थाम रखा है, तो आप कुछ इस अंदाज में चलिए।
पलट में मेरी बात सुन। क्यों? अजीब सा चक्कर चल गया। कैसे चक्कर? शादी का चक्कर। शादी का चक्कर? किसकी शादी का चक्कर? आपकी और मेरी शादी का चक्कर। मेरी और आपकी शादी का चक्कर? ये चक्कर तो बहुत अच्छा चक्कर है, लेकिन ये चक्कर आपने अकेले कैसे चला? जी नहीं तो फिर किसने चलाया? जी मैंने। तो गोया आप मुझसे शादी करना चाहते? जी नहीं। तो ना कीजिए, बात तो आपने शुरू की। शुरू तो मैंने की थी, लेकिन आपने पूरी सुनी कहाँ? मैं ऐसी लड़कियों की बात नहीं सुनता जो मुझे नापसंद करती हूँ। बात पसंद और नापसंद की नहीं है, शादी और हालात की है। किसकी शादी? कैसे हालात? मेरे हालात और किसके? या आपके हालात को शादी का इतना शौक क्यों? शौक की बात नहीं है मिस्टर, मुसीबत पड़ी है। छोड़िए जी। अजी सुनिए जी, अगर आप शादी को मुसीबत समझती हैं तो ना कीजिए मुझसे शादी। मेरे अल्लाह, मुझे तो आपकी कुछ मदद चाहिए। तो फिर मैं आपकी मदद करने के लिए आपसे शादी करने को तैयार। अजी करने को छोड़िए, मेरी और आपकी शादी तो हो चुकी है। हो चुकी है? ठीक है, आप कहती हैं तो हो चुकी है। खुदा के लिए किसी को बताइए प्लीज। बात दरअसल ये है कि अब तो सब बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसीलिए तो मैं फौरन भाग आई हूँ मियाँ। अगर उन दोनों में कोई नाराजगी है तो अकेले में दूर हो जाएगी। साहिब भाई उसे देखते ही फौरन वापस लौट गए। अरे मेरी पपियो, मैंने टेलीफोन करते वक्त उसे ये थोड़ा ही बताया था कि उसकी बेगम यहाँ मौजूद है। अब अल्लाह करे उनकी सुलह हो जाए। बेगम, ये है सारा किस्सा। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, आपने जो झूठ बोला है मैं उसे सच कर दिखाऊंगा। देखिए, मियाँ बीवी की एक्टिंग करने के लिए ये चौंसले बहुत जरूरी है। भाभी, भाभी। देखा बेगम फितना फसादा। मैं न कहता था कि जब दोनों मियाँ बीवी आमने सामने होंगे तो फौरन सुलह हो जाएगी। हाय, शर्माना तो कोई तुमसे सीखी। हाय अल्लाह। बड़ी गोलगप्पी हो तुम। क्यों भैया जी, कैसी लगी भाभी? जी कोई ऐसी वैसी नाकाबिले बयान, मगर हैरत इस बात की है कि पिछले 4 सालों से तुम्हारी और मेरी दोस्ती चल रही है और आज तक तुमने मुझे यही चक्कर दिया है कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूं। बस 2 सितंबर का हुक्म देखकर मेरा फैसला रेत की दीवार बनकर गिर पड़ा। मेरा हाथ से छोड़िए। जिंदगी भर के लिए पकड़ा है, छोड़ूंगा नहीं। जी, पासान की शादी है तो आप लोगों का झगड़ा किस बात पर? बताओ। वो मैंने कहा था ना कि ये मुझे नौकरी नहीं करने देती। नौकरी नहीं करने देते? ताज्जुब है, इतने अमीर आदमी की बीवी होने के बावजूद आप नौकरी करना चाहती है? बस शौक है इनका, बड़े बड़े अजीब शौक है इनके। शादी का भी इन्हें शौक था। ओह वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे शौक है। मुझे भी यही शौक है। क्यों बेगम? भगवान, मुझे इस बात की समझ नहीं आती भैया कि आप दोनों अलग-अलग क्यों रहते? बस भाभी, लड़ाई की वजह से अलग रहते थे। अब तो सुलह हो गई ना, तो आज आप यहीं रहेंगे और शाम का खाना भी यहीं खाएंगे। ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जी, हम आपको जाने ही नहीं देंगे। आपको खाने का भी शौक होना चाहिए। लेकिन दरअसल बात ये है भैया। बिल्कुल नहीं भाभी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा नहीं हो सकता तो आप एक मरतबा फिर अलग में मेरी बात सुन लीजिए। हम इस तरह चले जाते हैं भाभी। चलिए। कहाँ? आइए। क्या क्या कर रही है? मैं रात हॉस्टल से बाहर नहीं रह सकती। ये तो करना पड़ेगा मुलाजमत की खातिर, लेकिन ये हॉस्टल के कानून के खिलाफ है। जब आप मेरी बीवी बनी थी आपको कानून का ख्याल नहीं आता? वो मेरे हालात का तकाजा था। ये इस वक्त के हालात का तकाजा है। अगर आप कहती हैं तो मैं लोगों से कह देता हूँ कि आपने। हॉस्टल के लोग क्या सोचेंगे? किसी रिश्तेदार की बीमारी का बहाना करके छुट्टी ले लीजिए, दरखास्त मैं छोड़ाता हूँ। क्या फैसला हुआ भैया? भाभी मानी या नहीं? कैसे ना मानती भाभी, मेरी बीवी है आखिर। शुक्र है खुदाया। भाभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, इन्हें कुछ चीजें चाहिए। चलिए। बिल्कुल गलत। अंबर को ये दरख्वास्त हॉस्टल छोड़ने से पहले मंजूर करवा लेनी चाहिए थी। ये बात नहीं मैडम, वो बात दरअसल ये थी कि अंबर तो अपनी बीमार खाला को देखने गई थी। हालत ज्यादा खराब हो गई, इसलिए उसने दरख्वास्त भिजवा दी। लेकिन ये सब बिल्कुल ठीक है मैडम। आप तो जानती हैं आज तक पहले कभी ऐसा हुआ है? तुम उसकी खाला को जानती हो? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये दरख्वास्त उसका कजन ही तो लाया था। जाहिद मियां, बड़ी देर लगा दी। क्या बताऊं आसिफ भाई, इतना जरूरी काम था कि उसके लिए नींद भी कुर्बान करनी पड़ी। बड़ी नींद आ रही। मुझे भी नींद आ रही। अच्छा तो फिर सुबह तक के लिए खुदा हाफिज।
बेगम फितना फसादात, भाभी को उनका कमरा दिखा दो। जाओ जाओ। अरे क्या बिटर बिटर तक रहे हो, अब तो सुलह हो गई है, जाओ तुम भी आराम करो। खुदाया, मैं किस मुसीबत में फंस गई। नौजो की बच्ची ने तो मेरे लिए एक अजाब खड़ा कर दिया। जी मैं अंदर आ सकता? आप इस कमरे में क्यों आए हैं? बस ये आप ही की इज्जत रखने की खातिर आ गया। अब देखिए भाभी बेचारी को क्या मालूम कि हम दोनों बनास्पति मियां बीवी। ओफो, ये मियां बीवी बनना तो मेरे लिए एक अजाब हो गया है। काश मैंने ऐसा ना किया होता। जो कुछ हुआ काश वो सच होता। जी मैं तो बस अपने ख्यालात का इजहार कर रहा था। मेहरबानी करके आप अपने ख्यालात अपने ही तक रखें। मैं आपको अपने ख्यालात इसलिए बता रहा हूँ कि इससे जान पहचान बढ़ती है। मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं। आपको शायद आराम की जरूरत है। मैं लाइट ऑफ कर दूं? ए मिस्टर, ये लाइट तमाम रात जलती रहेगी और मैं भी सारी रात जागती रहूंगी। हाँ ठीक ही तो है, जब शौहर को नींद ना आए तो बीवी का यही फर्ज है। कौन शौहर और किसकी बीवी? जी जाहिर शौहर और अंदर बीवी। हो ये मियां बीवी की रात खत्म होगी या नहीं? कितनी खूबसूरत है ये रात। गीत गाती हुई ये हवाएं, ये फिजाएं आपके दिल के तारों को नहीं छेड़ती अंदर जी? मेरा दिल दिल है, सितार नहीं। मेरे दिल का मैंडलिन तो बज रहा है। सुनिए, आपको आवाज नहीं है? और क्या लिखा अंबर ने? अंबर को 300 रुपए की मुलाजमत मिल गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ, शुक्र है खुदाया। अंबर की तालीम भी मुकम्मल हो जाएगी और बगैर किसी मुश्किल के ये वक्त भी कट जाएगा। अच्छा खालाजा, अब मैं चलती हूँ, अम्मी इंतजार कर रही होगी। अच्छा बेटी। अम्मी जान तो मुलाजमत का पढ़कर बेफिक्र हो गई, लेकिन ये मुलाजमत तो मुसीबत बन गई। अब तो बेबी एडवांस भी ले चुकी हूँ, अब तो ये मुसीबत बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। नाजो, ये मुसीबत बीवी बनने की और मैं किसी की बीवी कैसे बन सकती? तो फिर इनकार कर दो। इनकार कैसे करती? वो तो एकदम आधम का और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। हाँ वैसे अंबर, वो खूबसूरत स्मार्ट भी तो बहुत है ना। खूबसूरत है तो क्या करूँ? मेरी समझ में नहीं आता अब क्या होगा। हुआ तो कुछ भी नहीं बाबा, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। शुक्र है मालिक, आपके चेहरे पे हंसी आई है। आपको खुश देखकर यकीन जानिए मैं यूं महसूस करता हूँ कि आज सारी दुनिया हंस रही है। जिस गम को आपने रोग समझ लिया था वो आपको जिंदगी से कहीं दूर लिए जा रहा था। आपकी जिंदगी बड़ी कीमती है मालिक, इसे यूं सस्ते दामों में न लुटाइए। दाम तो हमने बहुत ज्यादा चुकाए हैं बाबा, सदमे भी बहुत सहे, लेकिन आज पहली बार जाने क्यों मेरा भी हंसने को जी जा रहा है। काश वो ना हो जिसका मुझे खदशा है, वो हो जाए जिसका होने को जी चाहता है। उन गमों को भूल जाइए मालिक, पुराने गमों की बात छोड़ो बाबा। ये बताओ, टीना और गुड्डो की कोई इत्तला आई? खर्चे के लिए जो पैसे भेजे थे उनकी रसीद आ गई है। वैसे प्रिंसिपल साहब का खत भी आ गया है, वो बिल्कुल ठीक है। उन्हें ठीक ही रहना चाहिए बाबा, यही तो मेरी जिंदगी का मकसद है। जिंदगी और तालीम का मकसद सिर्फ ये है कि इंसानियत की भलाई की जाए। वो लोग जिन्हें किसी की हमदर्दियां मुयस्सर नहीं और जिन्हें कोई समझाने वाला नहीं, उनकी रहनुमाई के लिए सोशल स्टडीज ग्रुप नंबर 1 की लड़कियां पहाड़ी इलाकों के देहात में जाएंगी, ये मालूम करने के लिए कि अनपढ़ देहाती लोगों में बचपन की शादियां कैसे रोकी जा सकती हैं और उन लोगों में जिंदगी की कदरों का एहसास कैसे पैदा किया जा सकता है। अंबर। यस मैडम। तुम ग्रुप नंबर 1 की लीडर हो और फिर से प्रोग्राम की तमाम तफसीलात ले लो। यस। जाना पड़ा तो स्टेशन का क्या बनेगा? और उस औरत का तो नाम भी फितना है। कोई तरकीब लड़ाओ नाजो कि मेरा जाना रुक जाए। तरकीब क्या खास लड़ाऊं? तुम तो उस पार्टी की लीडर हो, तुम्हारा रुकना मुमकिन नहीं है। जी तो फिर ये ट्यूशन हाथ से गई और तुमने ही मुझे इस मुसीबत में फंसाया है। मैं फंस गई हूँ तो जाकर कह दो कि मैं किसी जरूरी काम से अपने घर जा रही हूँ, लिहाजा पढ़ाने के लिए नहीं आ सकती। वो मेरी बात मान जाएंगे? मानेंगे कैसे नहीं, तुम्हारी तो रिश्तेदारी है उनसे। आखिर में से जाहिद हो। नाजो की बच्ची, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा। मुझे तो उस घर में जाते हुए भी डर लगता है, कहीं उसने देख लिया तो मेरी जान को चिमट जाएगा। तो ऐसा करो, जाओ जाकर टेलीफोन कर लो उसे। टेलीफोन कर? हाँ, लेकिन मैं कैसे करूँ? नाजो तू कर देना। अच्छा, गंदे हाथ परी करो फिर करूँगी। जी अच्छा, नहीं करूँ टेलीफोन? कर देना अभी लो।
पड़े तो गधे को भी। कितनी खतरनाक और ईमान खराब करने वाली तस्वीर है। ऐसे में किसके चाल चलन ठीक रह सकते हैं? बल्कि ऐसे रिसालों को तो इस मुल्क में आना ही नहीं चाहिए। हेलो हेलो, क्या कहा? भाभी नहीं आ सकती? मगर क्यों? वो किसी बहुत जरूरी काम से अपने घर चली गई हैं। घर चली गई? खैर छोड़िए उनको। ये बताइए आप कौन हैं? जी मैं उनकी सहेली बोल रही हूँ। आप कौन है? आशिक। क्या कहा? आशिक? जी हाँ, मैं हर खूबसूरत लड़की का आर्ज़ नहीं मुस्तकिल आशिक हूँ। जी बस क्या अर्ज करूँ, मुझे अजीब किस्म की लाइन पर लगा गए हैं और खुद नारोवाल की लाइन पकड़ गए हैं और मैं उसी लाइन की कश्मकश में मुब्तला हूँ। खुदारा मुझे इस लाइन से छुटकारा दिलवाइए, मेरे सामने आइए और मुझसे बड़े बेहुदा इंसान है आप। जी ऐसी तो कोई बात नहीं, आप हमसे मिलकर तो देखें, इंशाल्लाह आपकी तबीयत बाग बाग बल्कि बादामी बाग हो जाएगी और वहां मैं आपको बादाम खिलाऊंगा। क्या ख्याल है? किसको बादाम खिलाया? और उससे कह देना कि मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं बदचलन लोगों के सख्त खिलाफ हूँ। मैं खुद एक शरीफ मर्द शहरी आदमी हूँ और मर्द शरीफ आदमी की कदर करता हूँ बमाए अपनी बीवी के। किसके साथ चक्कर चला रहे हो मियाँ? जी किसी के साथ नहीं। हेलो हेलो, अरे मियाँ इस पर तो कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं? तो फिर कोई भी नहीं होगा। आप भी पागल हैं। मैं तो आपको शराफत का सबूत देने के लिए एक ड्रामे के रिहर्सल कर रहा था। अच्छा बेगम, मैं जरा किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। अरे कहाँ चल रही है? किसी लड़की से मिलने नहीं, ताहिर मियाँ से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा अपने घर चली गई? मगर क्यों? कुछ पता नहीं, हालांकि उसकी सहेली बड़ी परेशानी से बोल रही थी, मगर यार उसकी आवाज बड़ी सुरीली थी। कमबख्त तानसेन की भतीजी लगती। हुकूमत, मुझे तो ये परेशानी है कि वो चली क्यों गई और मुझे बताकर क्यों नहीं गई? बताकर क्यों नहीं? भाई तुम अजीब किस्म के मियाँ बीवी हो, तुम दोनों की अभी तक सुलह नहीं हुई? सुलह तो हो गई थी, फिर मामला बिगड़ गया। चलो पता करें उसका। चलो। प्रैक्टिकल के लिए मरी गई? जी हाँ। मगर कब गई? हाँ जी। आप लोग कौन है? ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? माफ कीजिए, उनके वालिद साहब हैं। क्या कहा? जी मैं उनका वालिद हूँ और ये उनके भाई है। मैं भाई, ये मैं भाई वालिद हूँ। लेकिन उनके वाल का इंतकाल हो चुका है। माफ कीजिए मिस्टर नामालूम, यकीन कीजिए मैं सीधा कब्रिस्तान से ही चला रहा हूँ, सिर्फ कफन उतार की ये टी शर्ट पहन ली है। आप बकवास कर रहे हैं मिस्टर, मैं भी आपको पुलिस के हवाले करूंगा। कीजिए, मैं खुद इसे पुलिस के हवाले करूंगा। अच्छा तो आप लोगों में ये जो बचपन की शादी का रिवाज है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या होगी बीबी? हम लोग पैदा होते ही बच्चों के रिश्ते नाते अपने रिश्तेदारों में कर देते हैं, ये जाने बिना कि लड़का बड़ा होकर क्या बनेगा या लड़की की अपनी मर्जी क्या होगी। कोलू का बैल कोलू में जुटेगा। हमारे लड़के तो बस मजदूर होते हैं बीबी, और लड़कियों की अपनी मर्जी क्या होगी? ये तो कोई बात ना हुई। इस बात का जवाब हमसे पूछो शेरी बीबी लोग। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यहाँ के लड़की लोग चुपचाप उस मर्द का हाथ पकड़ लेती है जिसको उसका माँ बाप तलाश करती है और फिर जिंदगी भर हाथ नहीं छुड़ाती। बाबा अजीब बूढ़े हैं ये। लड़के तुम्हारा मगज में वटा, हमसे झगड़ा मत मारो। बड़े वाहियात बूढ़े हो तुम। लड़की तेरे को तो कुछ नहीं बोला। बस जरा अपना करमू बाबा की बातें सुनते जाओ, और वैसे भी उसको तुम्हारा सहेली से बात करने का बहुत शौक है। करमू बाबा उठो, नींदर मत मारो, अपना शौक पूरा करो। क्या शौक पूरा करेगा? इसको तो शादी का बहुत शौक है। अपना वक्त खत्म। वक्त खत्म है, दिल तो खत्म नहीं है ना। आए वही आए। अमन अमन। छोड़ो मेरा हाथ।
कश्मीर वाला खाने। हाँ यार तो सुन तो जा शेरी बीबी ना, तुमको शादी भी का बहुत से काम के बाद बताएगी, तुम्हारा लाइफ में कहाँ आएंगी। खबरदार जो तुमने हमारा पीछा किया। अरे आप मरी चले गए, लेकिन क्यों? मुझे तो मालूम नहीं, मरी से जाहिर मियां का टेलीफोन आया था, उन्होंने आपको इत्तला देने को कहा है। अजी जाहिर मियां तो गए हैं, लेकिन मेरा मियां क्यों गया है? कोई काम होगा तभी तो गए बीबी जी। अजी गए तो है, लेकिन ठहरे कहाँ हैं? ठहरे वो कौन सा होटल है, वो ब्राइटलैंड होटल में ठहरे हैं। ब्राइटलैंड होटल? एक बात की समझ नहीं आती, रिश्ता तुम्हारा मियां बीवी का है, रहते तुम बहन भाइयों जैसे हो और बातें ऐसे करते हो जैसे अभी इश्क चल रहा है। बहन तो वो है तेरी। क्यों? अपना मामला ये है कि अभी निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई। तो इसमें क्या हुआ, अब करवा लो। अरे वही तो नहीं हो सकती। अरे क्यों नहीं हो सकती? अब तुझे सारी बातें बता दूं? देखता जा, सब पता चल जाएगा। और जो काम मैंने कहा है कर क्या? कर क्या? मुझे डाकिया बना रखा है कमबख्त ने। एक न एक दिन ये मुसीबत हॉस्टल तक भी पहुंच जाएगी, फिर मेरी रुसवाई होगी और मैं हॉस्टल से निकाल दी जाऊंगी। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। होगा क्यों नहीं? जो लड़का हमारा पीछा करते करते मरी तक आ पहुंचा है, वो किसी दिन हॉस्टल तक भी पहुंच जाएगा, जबकि वो एक बार वहां जा भी चुका है। लेकिन उस दिन तो वो मेरी दरख्वास्त लेकर आया था, अब किसी दिन वो अपनी दरख्वास्त लेकर आ जाएगा। फिर क्या होगा नाती? आसार वाकई बहुत खराब नजर आ रहे हैं। तुम किसी दिन उसे जाके खुद आराम से समझा दो ना सब कुछ। आराम से कैसे समझाऊं? वो तो मुझ पर असली शौहर बनकर रोक डालता है और तुम असली बीवी बनकर उसके रोक तले आ जाती है। ईमान से अगर मेरा असली शौहर भी ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे खड़े खड़े तलाक दे दूंगी। जी अंबर, अंबर। यस मैडम। तुम्हारे आज के नोट्स? जी बिल्कुल तैयार है। और कल का क्या प्रोग्राम है? कल हम नंदीपुर के गांव में जाएंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है 4-5 रोज तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन नंदीपुर जरा एहतियात से जाना, सुना है वहाँ बहुत बड़े डलवान हैं और रास्ते भी बहुत खतरनाक हैं। कमल की क्या करती है? गिरेगी तो हड्डी नहीं मिलेगी तेरी। इन खतरनाक रास्तों पर चलने से तो अच्छा है कि इंसान शादी कर ले। तुम। जी हाँ मैं, और इसलिए कह रहा हूँ कि शादी के बाद बीवी शौहर की जिम्मेदारी बन जाती है और कोई भी शौहर अपनी बीवी को इतने खतरनाक जंगल में कम से कम अकेला नहीं जाने देगा। क्यों भाई आशिक? हाँ बिल्कुल दुरुस्त है, बुजुर्गों ने कहा है। और बुजुर्गों ने ये भी कहा है कि अगर दोस्त की बीवी के साथ उसकी कोई सहेली है तो उसकी हिफाजत करना दोस्त के दोस्त का काम है, ताकि दोस्ती दोस्त के हाथों महफूज रहे। क्यों भाभी की सहेली, क्या ख्याल है आपका? बकवास करती हैं आप। चलिए हम मान लेते हैं, आप माने या न माने। वैसे मैंने सुना है कि इन रास्तों में बड़े खौफनाक और खूंखार किस्म के शेर होते हैं। हाँ बिल्कुल जी। यहाँ तो शेर भी होते हैं। तू कहीं की बातों में आ गई, चल तो सही, शेर को भी निपट लेंगे। मेरा ख्याल है वापस चलते हैं। चल गीदड़ का बच्चा। बड़ी दलेर लड़की है।
वाकई कितना नेक दिल है ये शेर, जिसने हमारे दरमियान के सारे फासले कम कर दिए। मगर शेर, घबराइए नहीं, वो आपको मेरे पास देखकर खुद ब खुद भौंकना बंद कर देगा। अच्छा। क्या बात? शेर? कौन सा शेर? तुम वाला? जी शेर भी क्या मजाल है जो मेरे होते हुए आपकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। यहाँ के तमाम शेर मेरे वाकफ है, वो मुझसे डरते हैं, वहाँ शेर से बड़े डरते हैं। आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? परेशान तो नहीं कर रहा, तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। आप मेरी मजबूरी और बेबसी से फायदा उठाना चाहते हैं? नहीं, उस हादसे को अपना ईमान बनाना चाहता हूँ जो हमें एक दूसरे के इतने करीब ले आया है, इसलिए कि दुखी तुम भी हो और जख्म मैंने भी बहुत खाए। लेकिन आप तो तुम जिस हंसते हुए चेहरे को देख रही हो अंबर, उसने हालात की आंधियों के इतने तूफानों का मुकाबला किया है कि तुम सोच भी नहीं सकती। कदम कदम पर दुख उठाए, सदमे सहे, इतने ज्यादा कि जीने की आरज़ू भी खत्म हो गई थी। पहली बार उस दिन जिंदा रहने को जी चाहा जब तुम एक हादसे की सूरत में मुझसे मिली, और मैंने ये सोचकर कि एक दुखी इंसान दूसरे दुखी इंसान की मदद कर सकता है, तुम्हें चाहा, ये जाने बगैर कि तुम्हारे दिल में क्या है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि दुख भरा दिल प्यार की धड़कन से आशना नहीं होता। अंबर, क्या ये नहीं हो सकता कि हम एक दूसरे के दुख बांट लें? कांटे देखकर कांटे खरीदना, ये तो घाटे का सौदा होगा। प्यार के फूल खिल गए तो इन कांटों की चुभन खुद ब खुद कम हो जाएगी। हम अपनी मौत आप मर जाएंगे और खुशियां नाच उठेंगी। अंबर, जाहिद, अंबर। दलील नंबल, किस्मत ने फैलाया जाल, आने वाले दिनों का हाल तुमने कही हमने जानी, दिलों की मुराद पाने के लिए नजूमी बाबा रहनुमाई करेंगे। अंबर, वैसे तो मैं जानता हूँ क्या होने वाला, और चलो जरा नजूमी बाबा से पूछ क्या कर। क्या पूछना चाहते हो साहब? यही कि बाबा, मतलब इस साल। मैं समझ गया हूँ, आप दिखाइए। तेरा सितारा तो मुश्तरी है बाबू। मुश्तरी? ये फयाज साद अकबर है, जिसकी साथ में बादशाह उम्र की मुलाकात और शादी निकाह वगैरह, खरीदो फिरोख्त करना, तलिस्म तावीज़ वास्ते तस्वीर और दोस्ती के लिखना, नया कपड़ा पहनना और हजामत बनवाना मुबारक है बाबू। हजामत तो होती रहती है बाबा। ये बताओ, ये साल तो अच्छा है? साल बहुत अच्छा है, ये तो मजनू का साल है। ये तेरा माल है। प्यार करो और जिंदा रहो। मुझसे इज़हारे मोहब्बत करते हुए शर्म नहीं आती? यकीन जानो नाजो, मैं बेहया जरूर हूँ लेकिन बेशर्म नहीं। शादीशुदा होकर भी तुम मुझ पर डोरे डाल रहे हो। डोरे? दरअसल मैं बचपन में पतंग वाली डोर बेचता रहा हूँ, इसलिए डोरे डालने की आदत पड़ चुकी है। और अगर तुम्हें मेरी बीवी का खौफ है तो यकीन जानो मैं तलाक देने आदी हो चुका हूँ। मैं फितना को तलाक देकर हमेशा के लिए फितना ही खत्म कर दूंगा, बशर्ते कि तुम मेरी हो जाओ। बड़े घटिया इंसान हो। थैंक यू। मेरी बात तो सुनो। खुदा के लिए मेरी मोहब्बत कबूल कर लो नाजो, शायद तुम्हारी औकात नहीं जानती, मैं तुमसे अपना तारुफ कराता हूँ। आइए देखो फितना जी, मैं तुम्हारा ही तारुफ करा रहा था। नाजो, इनसे मिलिए, ये तुम्हारी फूफी है, इस रिश्ते में मैं तुम्हारा फूफड़ लगा। नहीं भाई, कहो भाई, मेरे सामने इस लड़की को बहन कहो, नहीं तो इस पत्थर से मैं तेरा भेजा निकालूं।
ओहो, ये क्या जुल्म कर रही हो बेगम फितना जी? मैं तुम्हारे हुक्म की तामील करता हूँ। नाजो, अब तक तुम्हारे और मेरे दरमियान जितनी भी गुफ्तो शनीद हुई है उसे बिरादराना तौर पर समझने की कोशिश करो। मैं वाकई बहुत ही नेक और शरीफ आदमी हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं बेगम फितना और फसादात का हाविद हूँ। अपने मियाँ के गले में रस्सी डाल के रखो बहन। कि मैं बताऊँ? ये इस काबिल नहीं कि घर से बाहर निकल सके। मैं तो जाहिद भाई की वजह से चुप रही, वरना इसका मुंह नोच लेती। तुम उसकी का ना करो बहन, ये काम मैं करूँगी। इधर आना मियाँ। जी फरमाइए। मैं तुम्हारा मुंह नोचूंगी। नादाबादी, जरा खुदा के लिए मेरी मदद को जाहिद भाई को बुलाना। मुझे माफ कर दो बेगम फितना, फिर कभी फसाद नहीं होगा, प्लीज माफ कर दो। माफ कर। तो बहुत अच्छी हुई बात है, मैं तो उसे यही तारीफ कर रहा था। तुम्हारी जैसी बेगम तो मुझे कभी नहीं मिलेगी। माफ कर रहे हैं। आज हम वापस जा रहे हैं। अगर इजाजत दो तो तुम्हें हॉस्टल में मिलने आ जाया करूं। जी नहीं, तुम मुझे हॉस्टल में मिलने नहीं आओगे। एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम भाभी फितना को बदस्तूर पढ़ाने आया करो। वो क्यों? तुम्हारी वो जरूरत जिसने हम दोनों को एक दूसरे के करीब कर दिया है, मायूस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जाहिद, नाज़ो ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं जानता हूँ तुम तालीम मुकम्मल के बगैर मेरी दुनिया में नहीं आ सकती। 6 माह बाद जब तुम्हारे इम्तिहान खत्म हो जाएंगे तो मैं तुम्हारी अम्मी से बात करूंगा और उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। मालिक, क्या देख रहे हैं आप? बाहर आ गई है ना बाबा, आज जिंदगी में पहली बार वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ। दिल और जहन पर खुशियों की मुहर लग जाए तो वक्त गुजरता नहीं, उड़ता है मालिक। ठीक कहते हो बाबा, जब दिन अच्छे हो तो हर तरफ से खुशियों के पैगाम ही आते हैं। आज बच्चे भी तो आ रहे हैं। हाँ, कोई 2 घंटे तक उनका जहाज पहुंचने वाला होगा। तो फिर मैं 2 घंटे पहले ही एयरपोर्ट चला जाता। इतनी जल्दी? मेरे बच्चे आ रहे हैं बाबा। सुनिए भाभी। भाभी फरमाइए। आपने तो बिल्कुल उस्तानिया वाला रवैया अख्तियार कर लिया है। इधर पढ़ाई खत्म हुई तो आप 1 मिनट नहीं रुकती। मेरे अपने इम्तहानात है ना, इसलिए। ये मुझे इम्तहानात खत्म हो तो कहीं जाकर आपसे रुखसती हो। बैठिए ना। नहीं भाभी, बहुत से काम है और फिर जाहिद का फोन भी सुनना है। तो आप यहाँ से टेलीफोन कर लीजिए। वो फोन करेंगे, मैं इंतजार करूंगी। अच्छा अच्छा, खुदा खुदा। बस भाई बस, बहुत डैडी, आप हमारे पास क्यों नहीं रहते? इसलिए कि वो तुम्हारी मिस जो है ना, हमें दाखिला नहीं देगी स्कूल में। मैं अपनी मिस को कहूंगी कि आपको दाखिला दे दे। अच्छा, तुम सिफारिश करोगे तो फिर हम चले चलते। बाबू को भी दाखिला दिला दो। ये तो बहुत बुड्ढे हैं। मैं तो बहुत बुढ़ा हूँ। मेरे बच्चे स्कूल से वापस आ गए होंगे जेलर साहब। खुदा के लिए मुझे उनसे मिलवा दीजिए। मुझे उनकी सूरत देखे कई साल हो गए हैं। मैं कोशिश करूंगा आरफा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि जाहिद माने। उससे कहिएगा इतना जालिम न बने। वो मुझे अपने बच्चों से नहीं मिलने देगा तो मैं जेल की दीवारों से टकरा टकरा के मर जाऊंगी। खुदा के लिए सिर्फ एक बार मुझे उन्हें दूर से देख लेने दीजिए। लेकिन जाहिद नहीं चाहता कि वो जेल में आए। आप उन्हें अपने घर बुला लीजिए जेलर साहब। मैं उन्हें दूर से देख लूंगी, प्यार भी नहीं करूंगी, ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं उनकी माँ हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि जाहिद उन्हें मेरे घर भेज दे, लेकिन तुम अपने वादे पर कायम रहो। मैं तो ममता की प्यास बुझाना चाहती हूँ। बच्चों को दूर से देखकर खुश हो जाऊंगी। ऑफिस में इंतजार करती आई, जाहिद का टेलीफोन नहीं है। और तू क्या सर पे सवार? नीचे उतर के बैठ। बता जाहिद का टेलीफोन क्यों नहीं आया? कोई काम होगा उसे। पिछले 6 माह से एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ। तो फिर मैं क्या करूं? तू कर लेना जाके टेलीफोन। लेकिन जाहिद ने क्यों नहीं किया? तो मुझे क्या पता। मैं ये बात जिंदगी भर नहीं मान सकता। मैं हूँ ये कभी आरफा बच्चों की सूरत तो क्या उनकी परछाई भी नहीं देख सकती। लेकिन वो उन बच्चों की माँ है। उनकी माँ मर चुकी है महमूद। आरफा से कहते ना, उसका नाम सुनकर इस घर की दीवारें तक कांप उठती। जिल्लत और रुसवाई के जो जख्म उसने मेरे सीने पर लगाए हैं उनसे आज तक खून रिश्ता है। तुम मेरे दोस्त होकर मेरे जख्मों पर मरहम रखने की बजाय नश्तर चुभाने आए हो।
आरफा की हिमायत में बोलते हुए तुम्हारी जुबान सुनसुना हो गई। तुम ये क्यों नहीं समझते कि मैं आरफा की बजाय एक माँ के आंसू की कीमत चाहता हूँ? तुम एक दोस्त के आंसू क्यों नहीं बोलते? मुझे तो रोते हुए कई साल बीत गए हैं महमूद। मैं तो हंसना भूल गया हूँ, चुप चुप के रोया हूँ, लोगों के हुजूम में रोया हूँ। जिंदा रहने को जी नहीं चाहता था, सिर्फ एक मकसद ने जीने पर मजबूर कर दिया। वो बच्चे आरिफा के नहीं मेरे। चले जाओ महमूद, आरिफा उनके साय से भी दूर रहेगी। मालिक, जाओ जमाल बाबा, मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला कैसे छोड़ दूं? दुख तो मैंने भी आपके साथ उठाए हैं। इस घर में कहकों की आवाजें भी सुनी हैं और मौत के भयानक चीखें। उन दिनों की याद न दिलाओ जमाल बाबा, मेरा दम घुटने लगता है। देखो किसका फोन है, कोई मेरा पूछे तो कैसे न घर में नहीं। अच्छा, हेलो जी, जाहिर साहब तो घर पे नहीं है। क्या कहा? अमर भी बोल रही हैं? जमाल बाबा, मैं बात करूं। हेलो, मैं जाहिद बोल रहा हूँ। तुम कहाँ गए थे? मैं अभी अभी आया हूँ अंबर, तो देर हो गई थी इसलिए फोन न कर सका। तुम क्या कर रही हो अंबर? आपका इंतजार कर रही हूँ। अंबर, ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम थोड़ी देर के लिए घूमने चले? आपने तो वादा किया था। उस वादे को तोड़ दो अंबर। लेकिन क्यों? तुम्हें मेरी जान की कसम अंबर, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आ जाओ। एक माँ की खुशी के लिए जरूरी है कि उसे बच्चों से मिलवा दिया जाए, लेकिन क्या? एक दोस्त के वकार और आन के लिए जरूरी है कि ममता का गला घोट दिया जाए। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। सिर्फ एक सूरत है। वो क्या? परसों रेहान की सालगिरह है ना? हाँ। सालगिरह पर बीना और गुड्डो को भी बुलवा लिया जाए। आरफा भी बच्चों को देख लेगी और जाहिद को भी पता नहीं चलेगा। मैं आज इतना परेशान हूँ कि तुम्हें बता भी नहीं सकता। अंबर, क्या ये नहीं हो सकता कि हम बहुत जल्द एक दूसरे के हो जाएं? मेरी जिंदगी की मजबूरियों और दुश्वारियों को जानते हुए तुम ये सोचते हो, लेकिन पर तुम्हें ये नहीं है कि मेरी एक माँ भी है और माँ की जिम्मेदारी संभालने के लिए मुझे मुलाजमत करनी पड़ेगी। और उसका मतलब है कि हमें इंतजार करना पड़ेगा उस दिन का जब परेशानी और खुशियों का लिबास पहनकर आंखों में आंसू की बजाय जिंदा रहने की चमक ले। अंबर ने खत में लिखा है कि इस माह उसके इम्तिहान खत्म हो जाएं और उसके बाद आपकी मुश्किलों की मंजिल भी खत्म हो जाएगी। मेरी और तो कोई मुश्किल नहीं सिवाय इसके कि मैं चाहती हूँ इम्तिहान खत्म होने के बाद अंबर की शादी कर दूँ। इतनी जल्दी? लेकिन आपका क्या बनेगा खाला जान? मैं तो किसी न किसी तरह गुजारा कर लूंगी, लेकिन अगर कोई अच्छा सा घर मिल जाए जहाँ अंबर की तालीम को ही उसका जहेज समझा जाए तो बस मैं फौरन अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। कल शाम वो बहुत उदास और परेशान थे। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन क्या? बातों का रंग ऐसे मौजू पर चला गया कि मैंने पूछना मुनासिब न समझा। कैसा मौजू? शादी का मौजू। और कैसा? अरे अंबर, वो देख अंजुम। अंजुम अंजुम परे पहले मुझे ये बता कि तुम कहाँ हो गई थी? अरे तुझे नहीं पता इसकी शादी हो गई है? अब तो ये मिलने से भी गई। क्या बताऊं अंबर, अम्मी की बीमारी की वजह से काफी अर्सा उनके पास रहकर आई हूँ। मुझे यहाँ आए कुल 20 दिन हुए हैं। आते ही तुम लोगों से मिलने के लिए बेचैन। सिर्फ 20 दिन हुए हैं और मिलने आज आई हूँ। इसलिए आई हूँ कि कल रेहान की सालगिरह है, तुम दोनों जरूर आना। आएंगे तो जरूर, लेकिन हमारा रात को होटल से देर तक बाहर रहना। इसका फिक्र ना कर बच्चा, मैं बंदोबस्त कर लूंगी। नाज़रीन, इम्तिहान में एक हफ्ता रह गया है, वार्डन इजाजत नहीं देती। और तुम देखते तो रहो, मैं कोई ना कोई चक्कर जरूर चला लूंगी। पता है सालगिरह पे तो बड़ा जश्न और हंगामा होगा, है ना? तुम्हारे चक्करों ने मुझे हमेशा फंसवाया है, मुझे तो माफ कीजिए। अच्छा भाई, बातें छोड़ो, तुम दोनों जरूर आना। आएंगे जी आएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मोटी होगी पर स्मार्ट भी होगी। इतनी देर से आई हो तुम दोनों? कोई खास देर तो नहीं हुई। अच्छा तशरीफ रखिए। सालगिरह मुबारक हो।
बेटे के लिए कितने अच्छे खिलौने लाए हैं। ऐसे खिलौने तो हमारे पास भी है। अच्छा, कहाँ है? घर पे। आपका नाम क्या है? उसका नाम गुड्डो है। गुड्डो, बड़ी प्यारी गुड्डो है। आपकी अम्मी कहाँ है? हमारी अम्मी का भी डैडी। अच्छा, आपकी डैडी का क्या नाम है? आदाब। यहाँ आप मुझसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं शायद? तस्वीर वाले चक्कर भी नहीं चलेगा। क्यों? चलिए ना। मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। मेरे बच्चे जेल में अलार्म हो रहा है। खुदा खैर करे कहीं को कैदी में भाग गया हूँ। अच्छा, तो हम लोग चलते हैं। अच्छा, खुदा खुदा खुदा। भाभी, बच्चे का है? बच्चे सब बच्चे साथ वाले कमरे में खेल रहे हैं। जेल में अलार्म हो गया है, एक कैदी भाग गया है। मैं भी आता हूँ। अच्छा खुदा। जेल से फरार होने वाला कैदी तुम्हारा भाई है आरफा। वो बहुत बदतीनत इंसान है जेलर साहब। अशरफ ने मेरी जिंदगी को तबाही के इस रास्ते से आशना किया है। जुर्म का एहसास अपने दामन में छुपाए मुझे इतनी हिम्मत नहीं कि मैं दुनिया वालों का सामना कर सकूं। वो क्या सोच के जेल से भागा है? दरअसल मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था आरफा कि अगर तुम्हें अशरफ के ठिकाने के मुतालिक कोई इल्म है तो तुम मुझे सच बता दोगी। मैं भला आज से झूठ बोल सकती हूँ। अगर मुझे उसके ठिकाने का इल्म होता तो मैं आपको जरूर बता देती। मुझ पर तो आपके बहुत से एहसानात हैं जेलर साहब। आपने मुझे मेरे बच्चे से मिला दिया है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मैंने तो जो कुछ भी किया है नेकी के जज्बे से किया है, लेकिन अशरफ ने नेकी का सिला अच्छा नहीं किया। उसकी फरारी मेरी मुलाजमत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई है आरफा। अब मैं उसे कहाँ तलाश करूँ? जाने वो कहाँ है? इस जख्म को जल्द भर जाना चाहिए जगो, वरना वो जख्म कभी ठीक नहीं होगा जिसकी तकलीफ ने मुझे जेल से भागने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी सजा कितनी रह गई थी उस्ताद? सजा माफी समेत 9 साल की सजा काट चुका था। बस 1 साल की सजा बाकी रह गई थी, लेकिन इंतकाम की आग बुझाने के लिए मुझसे 1 साल का इंतजार नहीं हो सकता था। जब इस जख्म को जल्द ठीक कर दो। मैं जाहिद की जिंदगी के लिए खतरा बनना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा खतरा टल गया है। मेरी शादी को पूरा 1 साल हो गया है मियां, और मुझे तलाक नहीं हुई। वो सिर्फ इसलिए बेगम कि मैं तलाकें दे देकर थक चुका हूँ और अपनी बीवी से छुटकारा पाने के लिए नई से नई तरकीब सोच रहा हूँ। क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा बेगम, बात तो सिर्फ तुमने शुरू की है। मैं कहना ये चाहता था बेगम कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं तुम्हें क्या तलाक दूंगा, जो जी में आए करो जी। मैं अपनी शादी की सालगिरह इतने धूमधाम से मनाऊंगी कि लोग पागल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये सालगिरह मेरे बुढ़ापे का ऐलान होगी और तेरी खुशियों का सामान होगी। खुलकर जश्न मनाओ बेगम और खूब हंगामे करो। हेलो मिस्टर आशिक, शादी की सालगिरह मुबारक हो। मुबारक हो भाई, क्या अर्ज करूं मजबूरी। चलिए। हेलो मिस्टर आशिक, शादी की सालगिरह मुबारक। मैं सुबह से मुबारकें ले लेके थक चुका हूँ, अब कुछ उनको भी मुबारकबाद दीजिए। कितना बहन सालगिरह मुबारक हो। शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। बेगम
ये शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू, इन तीनों लफ्जों का मतलब एक ही है। मियाँ मैं औरतों को डिक्शनरी नहीं। आशिक भाई, आज के दिन मिले हैं। आइए आइए, तशरीफ लाइए। जाहिर मियाँ कहाँ? जी, मुझे क्या खबर, वैसे अब तक तो नहीं आ जाना चाहिए था। शुक्र है आप तो आ गई। क्या कहा? अब कुछ नहीं, जरा नाजोबाजी का शुक्रिया अदा कर रहा था। आपको तो ये तोहफे का मरवत नहीं। भाभी, सालगिरह मुबारक। शुक्रिया भाभी, आप बैठिए, मैं एक दो काम कर लूँ। जी हाँ, इन्होंने कपड़े धोने हैं। आइए आइए, शुक्र है परवेज साहब आप तो आ गए। शुक्र तो मुझे आपकी सालगिरह पर करना चाहिए था। मैंने सोचा था शायद इस बार किसी नई भाभी से मुलाकात न हो जाए। हाय काश मिस्टर परवेज ऐसा हो जाता। इस कमबख्त ने तो मेरा कैलेंडर ही खराब कर दिया। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं तो भाभी से ये कह रहा था कि आप अच्छा गाना सुनाइए ताकि तुम हर साल शादी की सालगिरह न मना सको। मेरा मतलब कोई अच्छा सा गाना सुनाइए प्लीज भाभी। देखिए ना, इस वक्त मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी हालत कितनी नाजुक है। वाकई, लेकिन भैया सुना दीजिए भाभी प्लीज। थैंक यू, मैं नॉट। ले सुनाइए, वरना ये औरत इसी तरह अंग्रेजी की टांग तोड़ती रहेगी। फिर तुमने बकवास की। भाभी, इसकी जबान मेरठ की कैंची है जो कपड़े भी काटती है और मुझे भी। देखिए प्लीज गाना सुनाइए, कोई ऐसा गाना हो जो मेरे दुखी दिल की पुकार हो। सुना दो बस। चलिए भाभी। बेगम, ये सालगिरह की कमाई तो लेते जाइए। तुम्हारे इम्तहान तो खत्म हो गए, अब तुम दोनों कुछ दिन मेरे पास रहो ना। भाई मैं तो रुक जाऊं, अम्बर को मना लो। मैं नहीं रुक सकती जनाबा, मेरी अम्मी तो मेरे आने के दिन गिन रही होंगी। अरे अपनी अम्मी जान को खत लिख दो ना, जान तुमने रोक लिया। वहाँ से कुछ भी नहीं कहेंगे। लिख तो ना खत्म, बस तुम्हें मेरी जान की कसम। ओहो, तू भी किसाफत की परकाला की बातों में आ गई है। काम बिगाड़ने में तो ये माहिर है। अरे यहाँ रहने से अब तेरा काम बिगड़ेगा नहीं बल्कि संवरेगा। बकवास बंद कर, तू भी बंद कर। हर वक्त फिजूल बातें नहीं किया करते। हम आज ही शाम की ट्रेन से वापस जाएंगे। चलो चल। अंजू, बुरा मत मानना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। घर चल। नहीं, मैं नहीं जा रही। चलेगी कैसे नहीं? जाहिद, देर हो गई। कहाँ गई थी अंबर? अंजुम से मिलने गई थी। तो आज तुम जा रही? हाँ। कहाँ कितने दिन रहोगी? जब तक कोई माकूल मुलाजमत नहीं मिलेगी वहीं रहूंगी। और मुलाजमत कहाँ करोगी? कहीं भी। मेरा मतलब है नतीजा निकलने के बाद अखबार में वैकेंसी देखकर किसी भी मुनासिब मुलाजमत के लिए दरख्वास्त भेज दूंगी। मैं तुम्हें घर छोड़ा अंबर? नहीं, मुझे तुम्हारी अम्मी से मिलना। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ साहिद, तुम उस वक्त तक अम्मी से नहीं मिलोगे जब तक मुझे मुलाजमत नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि मुलाकात कुछ अर्से बाद होगी। अब जाओ। जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मालिक, बहुत चुप और उदास हैं आप। जब कोई चला जाए या जाने वाला हो तो दिल उदास हो ही जाता है। बाबा, आप शायद बच्चों के जाने की वजह से उदास हैं। हाँ, ठीक है। डैडी, हम तैयार हो। क्या वजह? बाबा, बच्चों का सामान कहाँ? बाहर गाड़ी में रख दिया है। अरे तो बेटी का रिबन तो देखो, इधर आओ। ठीक है डैडी, मेरा रिबन तो ठीक है। आपका रिबन बिल्कुल ठीक है। आप दोनों ने दूध पिया? जी डैडी। तो फिर चले, तुम दोनों को सैर भी कहा लाए, कुछ भी छोड़ा है। अच्छा बाबा, खुदा हाफिज। अल्लाह आपको खैरियत से दे। जख्म अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ उस्ताद। क्या सकते हो? मेरे हाथ
हाथ में अब इतनी कुव्वत पैदा हो गई है कि ये जाहिद के लिए मौत का पैगाम बन सकता है। कहाँ चले उस्ताद? अपने दुश्मन की तलाश में जग्गो। जाहिद को जिंदा रहते कई साल हो गए और इतने ही सालों से मेरे सीने में लावा उबल रहा है। मैं चाहता हूं कि वो बहुत जल्द मौत की आखिरी हिचकी ले ले ताकि मेरे सीने में ठंडक बढ़े। बात सुनो, सेठ साहब है अंदर? नहीं। अच्छा बच्चों, अब छुट्टी। आज का सबक कल जरूर याद करके आना। वालेकुम सलाम। मुसीबत के 6 माह तो अंबर की ट्यूशन और सिलाई के काम से गुजर गए। अब अल्लाह कहीं नौकरी का भी बंदोबस्त कर दे। अब तो नतीजा निकले भी कई रोज हो गए खाला जान, अभी तक मुलाजमत की कोई सूरत नहीं निकली। कई जगह दरखास्तें भिजवाई हैं, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया। अमर बेटी, देखो तो कौन है। तुमने शहर छोड़ा है, मैं बहुत उदास हूँ। तुम्हारे ख्वाबों की तलाश में जगह जगह भटकता फिरता हूँ। अगर अब भी तुम्हें मुझ पर रहम आ जाए तो सिर्फ इतना लिख देना कि मैं तुम्हें मिल सकता हूँ। तुम्हारा जाहिद। इसका खत है अंबर? नाजो का खत है अम्मी। लाख लाख तूने हम गरीबों की भी सुन ली। नौकरी कैसी है बाजी? बहुत अच्छी नौकरी है, 500 रुपए तनख्वाह देंगे और रहने को घर भी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जाना कब है? उन्होंने तो फौरन बुलाया है। आप जल्दी से तैयारी कीजिए, हम आज ही यहाँ से चल देंगे। जल्दी पहुँचना है ना अम्मी? बिल्कुल बेटी, अल्लाह हर माँ को मेरी अंबर जैसी बेटी दे। खैर जरूर दे जाकर खाला जाए। तो आपने देख लिया और ये रहा आपका। जी बहुत अच्छा, मैं आपकी बहुत ममनून हूँ मिस्टर हामिद, आपने मेरी बड़ी मदद की है। क्यों शर्मिंदा करती हैं आपको? आपकी मेरिट देखकर मैंने तो आपका इंटरव्यू लेना भी मुनासिब नहीं समझा। जी शुक्रिया। मेरी रोजमर्रा की ड्यूटी क्या होगी? आपकी जॉब सेक्रेटरी की है। सेठ साहब के पास जाने से पहले हर खत और हर इंसान आपकी नजरों से गुजरना चाहिए और उनके खत बड़े मोहतात होकर पढ़िएगा। शेर साहब इलाज के बहुत सख्त हैं। लेकिन वो शेर साहब चंद दिनों के लिए दौरे पर गए हैं, जल्द वापस आ जाएंगे। अच्छा जी, मुझे इजाजत। शुक्रिया। अंबर, तुम कब आई? 2 दिन हुए। अच्छा, कैसे आई हो? जाहिद, मुझे मुलाजमत मिल गई है। अच्छा अच्छा, कौन से दफ्तर में मुलाजमत मिली है? मैं अभी तुम्हें मिलने आता हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझे ऑफिस मिलने नहीं आओगे। क्यों? इसमें क्या है? अच्छा नहीं लगता जाहिद। अच्छा तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। तुमने घर कहाँ लिया? जी नहीं, अभी आप मुझे घर भी मिलने नहीं आए। भाई मैं तुम्हारी अम्मी से मिलने के लिए इतना बेचैन हूँ और तुम घर आने से मना कर रही हो। देखो अंबर, अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। पागल हो गया? दुनिया में हर काम ढंग से करना चाहिए, समझे? तो फिर मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, ढंग सिखा दो। सुना करते हैं जाहिद, मैं आज ही नाजो को खत लिखूंगी, वो 1-2 दिन तक आ जाएगी और तुम्हारे बारे में सब कुछ अम्मी को बता देगी। अब भला मैं खुद अपने बारे में अम्मी से कैसे कहूँ? तो इसका मतलब है 2-4 रोज की तो बात है, हम हर रोज टेलीफोन पर मिल लिया करेंगे। अंबर, खुदा हाफिज। नाज़ो प्यारी,
इतनी अच्छी नौकरी मिली है कि तू सोच भी नहीं सकती। 500 रुपए माहवार और छोटा सा खूबसूरत घर, काम भी बस मुनासिब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जाहिद भी नहीं है। बस तेरी कमी महसूस हो रही है। तू चंद दिनों के लिए आ जा, ताकि जाहिद के लिए तू खुद ही अम्मी से बात कर ले। बस जल्दी से आ जा, तेरे आने की मुंतज़िर। अंबर। अंबर ये किसको खत लिख रही है? नाजो को। नाजो को खत लिखा है तो एक रिफत को भी लिख दो। मेरा जी चाहता है कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाए और हमारा घर भी देख लेगी। कल लिख दूंगी अम्मी। और कल मैं, क्या बात है बेटी? अम्मी मेरी यहाँ एक सहेली बेगम आशिक रहती है, कल मैं उनके घर जाना चाहती हूँ। चली जाना। अम्मी नसीबन। जी साहब जी। हमें तुम्हारे नसीब पे रोना आता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे आंसू पहुंचो और मैं तुम्हारे? क्या कहा साहब जी? कहना ये चाहता हूँ नसीबन, बैठो। ये कहना चाहता हूँ कि बेगम ने तुम्हारी तनख्वाह कितनी लगाई है? 50 रुपए। 50 रुपए सिर्फ तुम्हारे लिए? मैं तुम्हें 500 रुपए देना चाहता हूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आया साहब जी। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा नसीबन। शायद तुम नहीं जानती कि हमारी 8वीं बीवी भी तुम्हारी तरह इस घर की मुलाजमा थी। एक दिन हमारी नेक चलनी और दरिया दिली ने जोश मारा, हमने उसे मुलाजमा से मालकन का रुतबा दे दिया। आज फिर उस नेकी और दरिया दिली ने हम पे हमला किया है नसीबन। इस हमले से फायदा उठाओ, मेरे करीब आओ। तुम्हारी तकदीर का सितारा नया लिबास बदलने के लिए बेचैन है। बोलो नसीबन, इस घर का राजपाट संभाल सकोगी? बेगम जी, मैं तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था। मेरा जिक्र खा जाओगे? कम वक्त, तू इस मकाने से वही जिक्र बोल रहा था कि जो तूने मुझसे बोले। बीवी बदलना चाहता है तो कम से कम जिक्र तो बदल लिए होते। नहीं बेगम, ऐसी तो कोई बात नहीं। अल्लाह कसम, मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी में गुजारने का फैसला कर चुका हूँ। कम वक्त फिर ये क्या कर रहे थे? ये मैं आदत पूरी कर रहा था। आदत तो मैं तुम दोनों की पूरी करूंगी। क्यों नहीं मालूम? तुम मुझे नहीं जानती? जानती हूँ बीबी जी, मेरा कसूर नहीं। हाँ, लगा दे कह दे कि मेरा कसूर है। अल्लाह कसम बेगम, मैं सच कहता हूँ, ये कम वक्त मेरी तरफ बड़ी प्यार भरी नजरों से दीदे फाड़ फाड़ के तक रही। दीदे तो तुम दोनों के मैं खोऊंगी। रहम करो बेगम। बेगम साहब, आपको सेठ साहब ने बुलाया है। सेठ साहब आज की डाक मांगा है। सेठ साहब आ गए? जी हाँ, वो तो 9 बजे के आए हुए। अच्छा। उनके खत बड़े मोहतात होकर पढ़िएगा। शेर साहब इजाज के बहुत सख्त हैं। आज की डाक जी ले आई हूँ। ये क्या मजाक है? मजाक है। जिंदगी को उस सांचे में ढालने की कोशिश कर रहा हूँ जो तुम्हें पसंद है। लेकिन तुमने ये सब कुछ तुम्हारी खुददारी को महसूस करते हुए किया। यकीनन तुम मुझसे कोई मदद लेना गवारा न करती, और फिर मैं भी तुम पर कोई एहसान नहीं करना चाहता। लेकिन तुम्हारे दफ्तर के लोग क्या सोचेंगे? हमारी मोहब्बत तुम्हारे दफ्तर में आने से पहले की। तुमने मुझे अजीब उलझन में डाल दिया है साहिब। मैं तो तमाम उलझने दूर करना चाहता हूँ अंबर, और इसीलिए चाहता हूँ कि तुम्हारी अम्मी से आज ही मिली। अम्मी से? लेकिन तुम उनसे अपने बारे में कहोगे क्या? अरे जो जी में आएगा कहूंगा, तुम लेकर तो चलो। बहुत अच्छा आलम बना। अम्मी, ये जाहिद साहब है। जीते रहो बेटी, बैठो। मैं अंबर के साथ ही काम करता हूँ अम्मी। आपसे मिलने को जी चाहा तो चला आया। मेरा आना आपको बुरा तो नहीं लगा? अरे नहीं बेटे। अम्मी, जाहिद साहब की वजह से मुझे ये मुलाजमत मिली है। मैं इन्हें इसीलिए साथ ले आई कि आप भी इनका शुक्रिया अदा करते।
अच्छे लोगों की दुनिया में कमी नहीं देती। देख लीजिए, मैंने कैसा था आपकी अम्मी मेरी तारीफ करेंगी। वैसे शहर में अक्सर लोगों की राय मेरे बारे में बहुत अच्छी है। नाचो जी जी। आधा खालाजान जीती रहो बेटी। अखबार में मुंह छुपा लेंगे तब भी मैं पहचान लूंगी। आपका भाई जाहिद भाई। जी अभी अभी। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? अच्छा अम्मी, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। किसको कहेंगे जाहिद भाई? ये नासो कहाँ से टपक पड़ी? उसे आज ही आना था, मैं तुम्हें बताना भूल गई। तुम तो भूल गई, मगर मुझे लगता है अम्मी को उसकी बातों से शक हो गया। क्या होगा? खुदा जाने क्या होगा। बहरहाल जो कुछ भी हो मुझे पास में आके बता देना, तुम्हारा इंतजार करो। खुदा आपको तो ये सुनकर खुश होना चाहिए खालाजान। जाहिद बहुत शरीफ लड़का है, इतना ऊंचा घराना, किसी चीज की कमी नहीं। आपको और क्या चाहिए? देख ले बेटी, मैंने तो उसे आज पहली बार देखा है। लड़की का रिश्ता करने से पहले तो 100 बार सोचना पड़ता है। इंसान का पता तो पहली ही बार देखने में चल जाता है खालाजान। ये भी ठीक ही कहा तुमने। तो फिर जाहिद आपको कैसा लगा? सारी जिंदगी के लिए बेटी जिसे सौंपती जाती है उसका तो तस्वर भी अच्छा लगता है। और फिर जब तुम कहती हो कि जाहिद बहुत अच्छा इंसान है तो फिर मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा? तो फिर बात पक्की हुई ना? बस खैरियत तो है? खैरियत नहीं जाहिद। फिर अम्मी बहुत नाराज है। फिर मैंने तो उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की मगर फिर? अरे अंबर, खुदा के लिए कुछ तो कहो। फिर क्या हुआ? इलाही, ये क्या कह रहे हो जाहिद मियाँ? निकाह के बाद मंगनी? ये तुम्हारी शादी पीछे की तरफ क्यों जा रही है? ये क्या चक्कर है भैया? आप लोगों की शादी को तो काफी अरसा हो गया, ये मंगनी कैसी? भाभी, वो शादी एक झूठा हादसा थी और ये मंगनी एक सच्चा वाकया है। ला हौल वला कुव्वत। भाई तुम्हारी तो किसी बात का एतबार नहीं। खुदा की कसम, हम दोनों मियाँ बीवी तो बड़े अरसे से तुम्हारे बच्चों की आस लगाए बैठे थे, सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों बेगम? मैं कहती बेहुदा बातें करने। सुनो, कभी तो अपनी दास्ताने मोहब्बत खत्म करो और किसी और के काम भी आया करो। भाई तुम्हारे काम तो इंतहाई खतरनाक है। देखो सुनो, सोच समझ लेना कहीं ऐसा ना हो कि इस मंगनी के बाद तुम्हारी कोई और मंगनी शुदा या औलादशुदा बीवी बरामद हो जाए। बकवास खत्म करो और कल मेरे साथ चलने की तैयारी करो। लड़की वालों के घर जाने से पहले मैं तुम्हें तफसील से समझा दूंगा कि पहली शादी का मामला क्या था, क्यों था। भाई बड़े चक्री आदमी, अपनी तो अक्ल काम ही नहीं करती और बेगम साहबा के पास तो अक्ल है। हाँ तो अम्मी जान, आपने जिस जिंदा दिली और फराख दिली का सबूत देते हुए इस बेचारे बिन माँ बाप के बच्चे को अपनी फर्जंदी में कबूल फरमाया है, ये बात यकीनन काबिल-ए-दाद है। हालांकि आप इनकार भी कर सकती थी। क्यों नाजो बाजी? मुझे क्या खबर है जी, आप तो सब कुछ जानती हैं। आप ही ने तो ये सारा चक्कर चलाया था, भूल गई वो? हाँ कोई बात नहीं, भूल गई होंगी बात जो पुरानी हो गई। मियाँ तो मम्मी से बात करो ना। आप बीच में ना बोला करें जी। हाँ तो मैं ये कहना चाहता था कि ये लड़कियों की मंगनियां, ये रस्म इस्तिता बहुत पुरानी बात है। इसलिए मैं मिस्टर जाहिद के माँ बाप की खाना पूरी के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस यतीम यसीर का खाना पूर हो जाए तो मैं आपका बहुत मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। क्यों शर्मिंदा करते हो बेटे? इज्जत अफजाई तो मुझ गरीब की हुई है, मेरे पास देने के लिए दुआओं के सिवा और क्या है? बिल्कुल, बस मेरी गरीबी की लाज रख लेना जाहिद बेटे। ये निगाहें सदा आपके सामने झुकी रहेंगी। मुबारक हो सबको। अच्छा मिजान, तो फिर हम कल परसों जंज लेकर आ जाए? अरे कल परसों नहीं बेटे,
कम से कम 6 माह के बाद। ओह, क्या गजब कर रही है अम्मी जान, 6 महीने के बाद तो इस मामले में बर्फ पड़ जाएगी। जाहिद ने तुम तो कुछ बात करो। लड़की के वालिदैन की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम भी तो अपनी मर्जी से मेरे पास आ गई थी। लगे तुम सिर्फ बर्बाद करने। जाहिद भाई, इस आदमी से जुबान बंद कीजिए। कहीं तो ढंग से बात किया करो आशिक। माफ कीजिए अम्मी जान, दरअसल मैं जरा बहुत ही जज्बाती और बरसाती किस्म का आदमी हूँ। अच्छा जी, शादी का फैसला तो छोड़ा आपकी मर्जी पर। अब आपने कल हमारे यहाँ यानी कि जाहिद मियां के यहाँ जरूर आना है। दरअसल हम आपके धार्मिक डिनर देना चाहते हैं। कल नहीं देते, फिर किसी रोज आऊंगा। नहीं अम्मी जान, आपको कल आना पड़ेगा। अच्छा, वादा तो नहीं करती, कोशिश करूँगा। अच्छा जी, आप कोशिश करते रहिए और इंशाल्लाह कल मैं आपको लेने के लिए यहाँ आ जाऊंगा। तो जाहिद मियां ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, अच्छा ये केले आप कहाँ से? बहुत अच्छे केले जमीन से। बेगम खबरदार। सारा घर दुल्हन की तरह जगमगाने चाहिए बात। ऐसे ही होगा मालिक। आज पहली बार इस घर में बाहर कदम रखेगी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरी एक सजा खत्म हो गई है। मैं जेल से वापस आ गई हूँ जाहिद, और जो सजा तुम दे रहे हो उसके लिए तुम्हारे सामने दामन फैलाकर रहम की भीख मांगती हूँ। खुदा के लिए तुम भी मुझे माफ कर दो। तुम्हारा गुनाह माफी के काबिल नहीं है आरिफा। तुमने ऐसी आग लगाई थी जिसमें जलकर सब कुछ राख हो गया था। उस आग के अंगारे अब तक दहक रहे हैं और जितने साल तुमने जेल में गुजारे उतने ही साल मैं उन अंगारों पर लौटता रहा हूँ। तुम्हारी मेरे गमों की शिद्दत को कम नहीं कर सकती। तुमने एक शौहर के प्यार भरे दिल को धोखा दिया। कितना भयानक इंसानियत बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं कैसे करूं? निकल जाओ आरिफा, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। इस बड़ी दुनिया में भटके हुए इंसानों के गुनाह तो खुदा भी माफ कर देता है। तुम इतने जालिम क्यों हो? मुझे मेरे बच्चों से मिला दो जाहिद। चली जाओ आरिफा, तुम बच्चों के लिए मर चुकी हो। बाबा जी मालिक, आशिक को टेलीफोन कर दो कि अंबर की अम्मी को लेने न जाए। बेहतर। और अगर वजह पूछे तो कहते ना मौसम ठीक नहीं। इतनी खौफनाक और तेज बारिश होने के बावजूद भी मैं सिर्फ इतना कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि जाहिद के यहाँ जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। वो तो ठीक है, मगर तुम बैठो तो सही देते। हाँ हाँ, मैं आपके लिए कॉफी लाती। जी नहीं, मेरे लिए तो मेरी बीवी इतना ही काफी। माय गुडनेस, ये बिजली की कड़क यकीनन फितना की कड़क है। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, मैं अरे आशिक बेटे, मेरी बात तो सुनो। जी नहीं, दरवाजा बंद कर लीजिए, तूफान बहुत तेज है। यकीनन फितना की आवाज है। खुदा हाफिज। रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं, लेकिन तुम सिर्फ तूफान रुकने तक आपकी दीवार का सहारा लेना चाहती हूँ। सुना है पत्थर सहारा दे देते हैं, इंसान नहीं देते। मायूस नहीं होना चाहिए बेटी। अंदर आ जाओ बहन, हो सकता है हम तुम्हारे किसी काम आ सके। आओ। रात इतने तूफान के बावजूद हम भी आपके यहाँ आने के लिए तैयार थे। मैंने आशिक को भेज तो दिया था। आप आ जाते तो ज्यादा अच्छा था। चलो माफ कर, अभी चलें? अब क्या फायदा, रात को तो मैंने आपके लिए कॉफी कर दी। कॉफी अभी भी नहीं? अब कॉफी नहीं मिली। अरे तो जहर पिला देना। चाय भी चलेगी, चलो। बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। अंबर, जाहिद के लिए चाय का इंतजाम करो। जी बहुत अच्छा है। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत होगी? नहीं बेटे, अब चाय भी नहीं पियोगे? जरूर पियो। रात बहुत जबरदस्त तूफान था बेटे। जी हाँ, इसीलिए मैंने आशिक को भिजवा दिया था। और फिर रात तो अजीब इत्तेफाक हुआ। कैसा इत्तेफाक?
हुआ बेटे? कुछ नहीं अम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर किसी रफ्तार जाना। तुम कौन हो? मैं आरफा हूँ। इन बच्चों की माँ हूँ साहिबा। इनको सीने से लगाने के लिए बहुत सालों से तड़प रही हूँ। मुझे मेरे बच्चे दे दीजिए। तुम इनकी माँ नहीं, तुम्हारा नाम इनकी पेरेंट लिस्ट में नहीं। नाम तो नहीं है, लेकिन दुनिया की कोई ताकत अब मुझसे मेरे बच्चों को नहीं छीन सकती। मैं इनको लेके जाऊंगी मिस साहिबा, मुझे मेरे बच्चे दे दीजिए। हट जाओ, चलो बच्चों चलो। उस औरत का बच्चों से कोई वास्ता नहीं, हरगिज नहीं। बच्चों को उसके साय से भी दूर रखिए, मैं भी उन्हें लेने आ रहा हूँ। अपने बच्चों को लेने मरी गए हुए। अपने बच्चों को लेने के लिए? तुम्हारे बच्चों का दुश्मन एक ही आरिफा, उसने तुम्हारे बच्चों को कैद कर रखा है।
लेकिन जिस इंतकाम की आग को बुझाने के लिए मैं जेल से भाग आया था, वो आग अब तक मेरे सीने में सुलग रही है। आज ये आग बुझ जाएगी आरिफा। मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे वापस ला कर दूंगा। लेकिन बच्चों को लेने के लिए तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम समझती हो शायद वो मुझे जान से मार डालेगा? जेल से भागे हुए कैदी तुम्हारी हंसी में जुर्म क्या मेरे है? मेरे बच्चों को हासिल करने के लिए तुमने अगर कोई गलत कदम उठाया तो इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं। तो फिर भूल जाओ अपने बच्चों को। ये नहीं हो सकता, मैं एक माँ हूँ। एक बीवी होकर तुमने अपने वो खेल भी मैंने तुम्हारे इशारों पर नाचते हुए खेला था। जुर्म किया था उसकी सजा भुगत ली है, लेकिन तुम अगर आज अपने आप को उस जुर्म से अलग करके मुझे ताने देते हो, फिर इस की औरत का खोया हुआ इंतकाम जाग उठे तो चलो अभी और इसी वक्त चलो। मैंने अपने बच्चों को हासिल करने के लिए रास्ता ढूंढ लिया है। मैं वो कुछ कर जाऊंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। उस वक्त भी वो बेचैन होकर चला गया था। उस औरत का जाहिद की जिंदगी से क्या ताल्लुक है? जाहिद के बच्चे भी है, इसका मतलब है वो। मैं बच्चों को हामिद के घर छोड़ आया हूँ। तुम हर वक्त उनके पास रहना ताकि आरिफा उनकी सूरत भी न देख सके। जाहिद, तुम जो कुछ सोच रहे हो वो कभी नहीं हो सकता। मालिक, मैं तुम्हें इतनी मोहलत नहीं दूंगा कि तुम अपना पिस्तौल निकाल सको। मेरे पिस्तौल की गोली तुम्हारी जिंदगी खत्म भी कर सकती है, लेकिन नहीं। पहले मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, और अगर तुम इनकार करोगे तो एक खौफनाक आवाज गूंजेगी और मैं तुम्हारी लाश को कुचल कर बच्चों को ले जाऊंगा। जिंदगी और मौत का ये नाटक मैं पहले भी देख चुका हूँ। आज एक बार फिर तुम दोनों मेरी मौत का पैगाम बनकर आए, लेकिन तुम मुझे मार कर भी मर जाओगे और मैं मर के भी जिंदा रहूंगा, इसलिए कि तुम मेरे बच्चों से नहीं मिल सकते। इतना जुल्म न करो जाहिद, आखिर मैं बिनू और गुड्डू की माँ हूँ। वो तुम्हारे नहीं मेरे बच्चे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तुम उनके लिए मर चुकी हो। जब तुम अच्छी बीवी साबित न हो सके तो अच्छी माँ कैसे बन सकती हो? तुम शायद ये नहीं जानते कि मैं अपने बच्चों को हासिल करने का फैसला करके आई हूँ। तुम्हारा फैसला मेरी मौत तो बन सकता है, मगर वो नहीं हो सकता जो तुम चाहती हो, इसलिए कि ये मेरा फैसला है। और अगर मेरे फैसले को आजमाना चाहते हो तो चलाओ पिस्तौल। अशरफ, पिस्तौल मुझे दे दो। ये मेरा मुजरिम है, इसे सजा भी मैं दूंगी। जो कुछ मैं करना चाहती हूँ आंखें खोल कर देखो जाहिद। मैं जल्द मरना चाहता हूँ, देर न करो। मरना चाहते हो तो मौत की आंखों में आंखें डाल कर देखो, ताकि तुम्हें उस जुल्म का अंदाजा हो सके जो एक माँ पर हुए हैं। और अब मैं अपने बच्चों को हमेशा के लिए पालूंगी। आरिफा ने यह फैसला बहुत पहले कर लिया था अशरफ, लेकिन मैं ये सब कुछ जाहिद के सामने करना चाहती थी, ताकि जाहिद ये जान ले कि मुझ में अब इतना एहसास पैदा हो चुका है कि मैं बुराई के उस दरख्त को काट दूं जिसके साए तले एक औरत नहीं रही थी, दिन नहीं रही थी। और अब मैं बहन का गला घोंटकर सिर्फ माँ बनकर जिंदा रहना चाहती हूँ। जाहिद, अब तो मैं अपने बच्चों की सूरत देख सकती हूँ। तुमने अपने आप पर मेरी बात का जवाब दो जाहिद, क्या अब भी मैं अपने बच्चों को नहीं देख सकती? मैं उन्हें लेकर आता हूँ। जी, क्या कहा दीपा? जी हाँ, जाहिद साहब से कह दीजिएगा मैं अब ये मुलाजमत नहीं कर सकती। आज रात ही ये घर भी छोड़ दूंगी। हामिद, गुड्डू और बीना को लेकर फौरन मेरे घर पहुंचा। बहुत बेहतर सर, लेकिन वो क्या बात है हामिद, जल्दी बोलो। सर, अभी अभी मिस सबर का टेलीफोन आया था, उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और घर भी आज ही छोड़कर जा रही है। इस्तीफा दे दिया है? मगर क्यों? रोने से क्या होगा बेटी? रोना तो इस बात का है अपनी
कि हमारे नसीब में दुखों के सिवा और कुछ नहीं। मुझे तो खुद इस बात पर हैरत है कि बीवी और बच्चों का हमसे छुपाकर जाहिद को खुदा के लिए उसका नाम न लीजिए अभी। आप जल्दी से तैयारी कीजिए, हम आज रात ही यहाँ से चले जाएंगे। अंबर, तुम्हें क्या हुआ है? हामिद ने बताया है कि तुमने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, ये घर और ये शहर छोड़ना चाहती हो। ये शहर तो क्या, अब तो दुनिया छोड़ देने को जी चाहता है। इसलिए कि इस दुनिया में तुम जैसे इंसान रहते हैं जो मोहब्बत के नाम पर खूबसूरत फरेब देकर हम जैसे गरीबों का नसीब लूट लेते हैं। तुम इंसान नहीं, लुटेरे हो, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी बेवफाई की वजह से मेरी आंखों में आए हुए आंसू किसी ने देख लिए तो लोगों को प्यार के नाम से नफरत हो जाएगी, और अगर इस भरी दुनिया में प्यार न रहा तो सारी कायनात उजड़ जाएगी। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने का हौसला किया है तो ये भी बता दो मेरा जुर्म क्या है? मुझ में कहने की नहीं, तुम्हें सुनने की जरूरत कैसे है? तुम तो आज तक मुझसे ये बात छुपाते आए हो कि तुम्हारी बीवी भी है और बच्चे भी। ये सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है और तुम्हारा खौफजदा चेहरा अपनी आंखों से देखा है। तुम जो आसपा को देखकर अपना चेहरा छुपाते हुए यहाँ से भाग गए थे, अब कौन से ख्वाबों का बहलावा देने मुझे आए? तुमने तो मोहब्बत के मासूम और पाकीज़ा नाम पर तोहमत लगाकर गिला भी कर लिया, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद मैंने तो मोहब्बत पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, प्यार को नफरत नहीं समझा, दुखों को आंसू बनाकर बहाया नहीं, सीने में समो लिया। कहने को मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, तुम्हारी हर बात का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मुझे सब कुछ दोहराना पड़ेगा जो बताने की मुझ में ताब नहीं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अंबर, ताकि मेरी जिंदगी के जख्मों को अपनी आंखों से देख सको। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें चलना होगा। तुम्हारी बातों का जवाब मेरी जिंदगी की कहानी है, एक हंसते हुए घर की कहानी जिसमें शौहर का प्यार था और मैं मरने जान से बची। रानी सबसे प्यारी बेटी हमारी सबसे अच्छी है ना? अच्छी है, इसकी तो नाच थी, और ये छोटी वाली बस गुजारा है। जाहिद, तुम हर वक्त मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? वो तो प्यार से कह रहा है आरिफा, बच्चों का दुश्मन तो नहीं, चचा है उनका। तुम उसके शरारत का अंदाज भी नहीं समझती। तू बेवकूफ हो ना, इसलिए हर बात नहीं समझ सकती। आप नाराज वसीम भाभी, तुम्हें आइंदा कुछ नहीं कर। कहो या ना कहो, लेकिन मुझसे क्यों झगड़ते हो? तुमसे कौन झगड़ सकता है आरिफा? मेरे जीते जी मेरी बहन से कौन झगड़ सकता है? तुम इस हालत में यहाँ क्यों आए हो? मैंने कई बार सुना है कि तुमने मेरी बहन का इस घर में जीना हराम कर रखा है। आज मैं फैसला करने आया हूँ। बात हमारे घर की, फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? तुम चुप रहो आरिफा, अशरफ ने बहुत जलील हरकत की है। कोई बात नहीं, इस थप्पड़ का इंतकाम बहुत खराब होगा। अरे जाओ, जो करना है करो। ठीक है? सब थूक दीजिए छोटे साहब। आपने जब उस कमीने अशरफ को मारा, कसम खुदा की मुझे बड़ी खुशी हुई। वो आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा तो अब तक खून खोलता है जमाल बाबू। आप ही की वजह से चुप हो गया था, वरना छोड़िए इस बात को, बहुत देर हो गई है। अब आराम कीजिए, दूध ठंडा होने से पहले पी लीजिएगा। पी लूंगा बाबा। जाहिद ने मेरे भाई को जलील करके घर से निकाल दिया और आप देखते ही रहे। तुम्हारे बच्चन भाई को इस घर में शराब पीकर आने की जरूरत ही क्या थी? और फिर पहल खुद उसने की, मैं क्या कर सकता था? आप तो कुछ करना, मेरे भाई को जलील करके घर से निकाला है, उसी तरह मैं भी जाहिद को। जाहिद को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, मैं भी नहीं और तुम भी नहीं। इसका मतलब ये है कि मुझे इस घर पर कोई अख्तियार नहीं। प्यार का मतलब ये नहीं कि तुम इतनी बहक जाओ कि अपने वजूद और मेरे भाई के मकाम को भूल जाओ। आपकी बीवी होने की हैसियत से ये घर मेरा भी है। तुम्हारा कुछ भी नहीं, हमारा भी कुछ नहीं, सब कुछ जाहिद का है। अगर कुछ अपनाना चाहती हो तो जाहिद के साथ मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आओ। मुझे जाहिद से ज्यादा इस दुनिया में कोई चीज अजीज नहीं। मैं कहता हूँ जाहिद तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है, इस दीवार को गिर जाना चाहिए। तुम्हारा मतलब? लाखों रुपए की जायदाद की वाहिद मालिक बनना चाहती हो तो जाहिद को मौत की नींद सुला दो,
वैसे भी वो हम दोनों बहन भाइयों को अच्छा नहीं समझता। उसने मेरी तौहीन की है, मैं उससे इंतकाम लेना चाहता हूँ। और मैंने इसका रास्ता भी सोच लिया है। क्या सोच लिया है? कागज की पुड़िया में जाहिद की मौत एक जहर की सूरत में मौजूद है। लेकिन मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम्हें ये जहर से खिलाना होगा। खाना तो शुरू करें। साहिब तो आ जाए। छोटे साहब ने कहलवाया कि वो खाना नहीं खाएंगे। भाईजान, मैं खाना खा चुका। तुमने बहुत ज्यादती किया जाहिद। आज से पहले तुमने कभी हमारे बगैर खाना नहीं खाया, फिर आज ऐसी हरकत क्यों की? बस जी, गलती हो गई। जी बेगम साहिबा। ये फ्रूट फ्रिज में रख दो। छोटे साहब के लिए ये दूध छोड़ाऊं? पहले मेरा काम करो। बहुत अच्छा जी। कहो, हम खाने पर उनका इंतजार कर रहे हैं। आइंदा ऐसे नहीं होगा भाईजान, माफ कर दीजिए। बात माफी की नहीं, तुम्हारी नाराजगी की है। नाराज तुम अपनी भाभी से हो, खाना तुमने हमारे साथ नहीं खाया। नाराज तो मैं भाभी से भी नहीं। साहब जी, बेगम साहबा आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। उनसे कह दो मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएंगे भाईजान? मुझे भूख नहीं है। प्लीज खा लीजिए मेरी खातिर। अरे कह दिया ना जाहिद, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा तो दूध पी लीजिए, आपको मेरी जान की कसम। अब तो पीना पड़ेगा साहब जी। छोटे साहब ने अपनी जान की कसम दी। ये हमें बहुत परेशान करता है जमाल बाबा। ये आपसे प्यार भी तो बहुत करते हैं। मगर जाहिद क्या पिएगा? ये आप पी लीजिए, मैं जाहिद मियां के लिए और ले आऊंगा। पी लीजिए। थैंक यू। साहब ने खाने के लिए क्या कहा? वो खाना नहीं खाएंगे। क्यों? उन्होंने ये दूध पी लिया। आपको क्या हो रहा है भैया? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गला घुट रहा है। शायद मुझे संभाला। ये क्या हो गया है सरताज? आपने ये दूध क्यों पी लिया? जाहिद के लिए भेजा था, लेकिन मेरे जीते जी बेटा कैसे मर सकता है? खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए सरताज, मैं अपने आप को खुद तबाह हो गई हूँ। जाहिद, जल्दी से किसी डॉक्टर को ले आओ। अब डॉक्टर की जरूरत नहीं। जो कुछ हुआ है मैं उस पर बहुत खुश हूँ। जाहिद की बला मेरी जान पर आ गई। अपने भाई से वादा करो कि मेरे मरने के बाद मेरी बच्चियों को कभी ये महसूस नहीं होने दोगे कि उनका बाप जिंदा रहे और इस बदूस औरत का साया कभी उस पर नहीं पड़े दोगे। वादा करो, वादा करते हो? ये मेरे उस भयानक जुर्म की कहानी है
इस पर अगर मैं जिंदगी भर आंसू बहाती रहूं तो अभी मेरा खुदा मुझे माफ नहीं करेगा। मुझे माफ कर दो साहिद। मैं आज तक ये भी न जान सकी कि तुम कितने अजीम इंसान हो। बस इस बार माफ कर दो। तुम्हें जिंदगी भर मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। जिंदगी मेरी अपनी नहीं, मेरे बच्चों की है अमर। अगर तुम जाहिद को अपनाना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरे बच्चों से प्यार करना होगा। मैं उन्हें माँ का प्यार दूंगी साहिद, माँ का प्यार। भाई इस बार तो भाभी को सजा एक नेक काम पर मिली है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े मगरमच्छ को मारा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि जाहिर ने अपनी भाभी को माफ कर दिया है। इसी खुशी के सहारे तो ये सजा काट सकूंगी। ये क्यों रो रही है अम्मी? एक बार मुझे भी अम्मी कह दो बेटे। हमारी अम्मी तो ये है। इन्हें भी अम्मी कह दो बेटे, कह दो बेटे।